प्रवासी भारतीयों संबंधी कुछ उपलब्ध जानकारियां। कुवैत। कुवैत में गुजराती समाज, इंडियन आर्ट सर्किल, गीता सोसाइटी, तमिल संगम आदि संस्थाओं द्वारा भारतीय परंपरा से संबंधित नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रवचनों का आयोजन होता रहता है। सालमियाह में एक हिंदुस्तानी स्कूल है। उसकी शाखा फाहाहाल गांव में भी है। इनमें भारतीय छात्रों के भारत में चलने वाले पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों की शिक्षा देने की व्यवस्था है। कुवैत में 12,000 के करीब भारतीय हैं। इनमें मुख्यतः केरल तथा गोवा के हैं। गुजराती व्यापार करते हैं। सिखों की संख्या भी 200 के करीब है। दक्षिण के लोग सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में हैं। कुछ अच्छे भारतीय डॉक्टर भी हैं। इनमें से डॉक्टर प्रीतम सिंह साहनी ने अच्छा नाम कमाया है। व्यापारियों में उत्तम चंद कोहली, नारायण सबरवाल, एस शर्मा और सेठी ब्रदर्स के नाम अग्रणी हैं। कुवैत निवासियों के साथ मिलकर व्यापार कर सकने के कानून के कारण भारतीय व्यापारियों को भी साझेदारी में ही काम करना पड़ता है। कुवैत में नागरिकता प्राप्त करना किसी विदेशी के लिए प्रायः असंभव है। अरब देशों का व्यक्ति 15 वर्ष और अन्य देशों का 30 वर्ष तक लगातार वहां रहने के बाद ही नागरिक बनने की अर्जी दे सकता है। इस प्रतिबंध के कारण एक भी भारतीय वहां का नागरिक नहीं है। सबसे पुराने निवासी रिटायर्ड सूबेदार मेजर गुरमुख सिंह सेठी हैं, पर वे भी नागरिक नहीं हैं। नियत अवधि पूरी करके भारतीयों को वहां से वापस लौटना पड़ता है। दीपावली उत्सव सभी भारतीय मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदुस्तान से कोई 3,000 किलोमीटर दूर कुवैत की आबादी 2.25 लाख है, लेकिन वार्षिक सरकारी बजट 90 करोड़ रुपया है। इस देश को तेल से इतनी आमदनी है कि 1 वर्ष की कमाई 10 वर्ष का सरकारी खर्च चला सकती है। यहाँ अनाज, सब्जी, दूध, चीनी, कपड़े जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं भी पैदा नहीं होती। प्रायः हर चीज बाहर से मंगवानी पड़ती है। सऊदी अरब के पूर्वी किनारे पर यह शेख शासित एक छोटा सा राज्य है जो सोना उगलता है। यूं अभी वहां रेल, ट्राम, नहर, तालाब, कुएं, बगीचे आदि नहीं हैं। फिर भी समुद्री घाट और हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है। बिजली और टेलीफोन की घर घर सुविधा है। हिजाज। हज करने वाले यात्रियों में से बहुत से यहां बस गए हैं या कोई कार्य व्यवसाय नहीं करते। प्रायः संचित पूंजी से ही गुजारा करते हैं अथवा धर्म स्थानों से ही भोजन पाते हैं। इनमें अधिकांश वृद्ध मुसलमान होते हैं। पिछले दिनों उनकी संख्या 4,000 थी। जिद्दा में 300 भारतीय हैं। वे छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं। कुछ क्लर्क भी हैं। मदीना में कुछ मुसलमान भारतीय व्यापारी हैं। मस्कट में 4500 भारतीय हैं। कुछ व्यापारी कुछ सरकारी नौकरियों में और कुछ डॉक्टर्स, नर्स हैं। यहाँ के भारतीय अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भलमनसाहत के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रामाणिकता पर कोई अविश्वास नहीं करता। इराक में करीब 200 भारतीय परिवार रहते हैं जो बगदाद, बसरा, मोसल, सुलेमानियों में बसे हुए हैं। वहां की सरकार ने बहुत से शिक्षक वहां बुलाए हैं। बगदाद में भारतीयों के दर्जनों धोबी गृह हैं। यह लॉन्ड्रियां प्रतिष्ठा प्राप्त हैं तथा संचालकों को अच्छी आजीविका देती है। बगदाद का इंडियन एसोसिएशन अक्सर प्रीति भोजों, पिकनिकों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। बगदाद में एक सिख गुरुद्वारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 1520 में गुरु नानक वहां पहुंचे थे और सूफी संत वहलोल से सत्संग किया था। इसी घटना की स्मृति में यह गुरुद्वारा बना है। गुरुद्वारे पर इसी विवरण का एक शिलालेख लगा हुआ है। बहरीन की तेल कंपनी में कितने ही भारतीय काम करते हैं। टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, नर्सें यहाँ प्रायः भारत के केरल प्रांत से आए हैं। सिंधी तथा गुजरातियों का व्यापार है। सरकारी कानून यह है कि कोई विदेशी यहाँ केवल स्थानीय नागरिकों की साझेदारी में ही कोई व्यापार कर सकता है। भारतीयों का समस्त व्यापार यहाँ भागीदारी के नियमानुसार ही चलता है। वैसे कितने ही ठेकेदार, कारीगर, श्रमिक अपना काम स्वतंत्र रूप से भी करते हैं। यहाँ एक भारतीय स्कूल है जिसमें अंग्रेजी तथा हिंदी के माध्यम से
8वें दर्जे तक की शिक्षा दी जाती है। स्कूल का नाम है इंडियन सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल। बहरीन में भारतीयों के कई संगठन हैं। इंडियन एसोसिएशन, केरल समाजम, तमिल संघम, भारतीय मित्र मंडल, कर्नाटक क्लब, यंग गोवंस क्लब, बहरीन स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ के 4 सिनेमाघरों में हिंदी फिल्में दिखाने का भी प्रबंध है। हिंदुओं का एक मंदिर भी है। दिवाली, पोंगल, ओणम पर्व बड़ी सज धज के साथ मनाए जाते हैं। सन 72 में यहाँ गीता यज्ञ के नाम से एक सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। एक लाइब्रेरी तथा बाल विहार भी खुला है। बारवन एड्रियस, मॉरिशस, मैस्केरिन के मध्यवर्ती फ्रांसीसी द्वीप बारवन में सन 1830 में 4 भारतीय मजदूरों का एक दल पहुंचा था। उसमें पीछे 1 लौटा और 3 वहीं बस गए। इनके वंशज तथा संबंधी बढ़कर अब बड़ी संख्या में वहां हो गए हैं। उनका अच्छा व्यापार अब वहां है। बर्मा की नस्ल की संस्कृति को देखते हुए नृतत्व विज्ञानी उसे इंडो चाइनीज समन्वय कहते हैं। मंगोल नस्ल उस क्षेत्र के मूल निवासियों के जलवायु के प्रभाव से रही है। पीछे वहां भारतीय जन प्रवाह अपनी महान संस्कृति एवं अन्यान्य उपलब्धियों को लेकर जा पहुंचा। उस संगम का परिणाम उस रूप में सामने आया जिसे वर्तमान बर्मा कहते हैं। रूसी साहित्यकार नीति कीव के अनुसार बर्मा और पेगु को उन भारतीयों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से बसाया गया जो धर्म प्रसार एवं समृद्धि संवर्धन की दृष्टि से उस क्षेत्र में गए थे। जिन दिनों अंग्रेज बर्मा में थे उन दिनों भारतीयों की संख्या उस देश में बहुत अधिक हो गई थी। बर्मी और भारतीय मिलजुल कर उस क्षेत्र की सर्वतोमुखी प्रगति में लगे हुए थे। इन दिनों रंगून भारतीय बहुल नगर था। सन 1941 में उस देश में 11 लाख भारतीय थे, जिनमें 3 लाख तो अकेले रंगून में ही रहते थे। बर्मा और भारतीय रक्त का सम्मिश्रण निरंतर होता रहा। इससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। सन 1942 में जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया। तब करीब 4 लाख भारतीय वापस लौट आए। जब उग्रपंथी सरकार बनी तो उसने भारतीयों को खदेड़ने की नीति अपनाई। फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में उन्हें अपनी संपत्ति और व्यापार छोड़कर लौटना पड़ा। जो स्थायी नागरिक बन गए वे तो वहां रह गए, किंतु अस्थायी नागरिकों की संख्या अब वहां नगण्य ही रह गई है। बर्मा के विकास में भारतवासियों ने आरंभ से ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रंगून यूनिवर्सिटी बनाने में 50 लाख रुपया लगा है, जिसमें आधे से अधिक पैसा भारत मूल के लोगों ने दिया है। कॉमर्स विभाग की पीठिका पुस्तकालय विशुद्ध रूप से उन्हीं के धन से बना है। कितने ही अस्पताल, स्कूल उन्होंने बनवाए और चलाए। रामकृष्ण परमहंस अस्पताल का रंगून में अभी भी एक साधन संपन्न चिकित्सालय है। सन 1950 में सनातन धर्म स्वयं सेवक संघ नामक एक संस्था स्थापित हुई, जो बर्मा तथा भारतीय नागरिकों के बीच स्नेह, सौजन्य एवं सहयोग उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास एवं आयोजन करती रहती है। श्वेतों में उसका एक अनाथालय और एक बाल अनाथालय और एक बाल सेवाश्रम भी चलता है। मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली एवं मद्रासी लोगों द्वारा बनवाए हुए उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप बर्मा में हजारों हिंदू मंदिर हैं। बौद्ध विहार तो उस देश में फैले ही पड़े हैं। बर्मा में हिंदुओं का एक केंद्रीय संगठन है, ऑल बर्मा हिंदू सेंट्रल बोर्ड, जिसकी लगभग सभी हिंदू संस्थाएं सदस्य हैं। बर्मा सरकार उसे 25,000 केट्स वार्षिक अनुदान देती है। कार्यकर्ताओं को रेल, स्टीमर आदि के निःशुल्क पास भी मिलते हैं। संगठन ने रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों को बर्मा भाषा में छापा है। राजा रेड्डियार के बनाए मंदिर तथा स्कूल रंगून में अभी भी गर्वोन्नत मस्तक उठाए खड़े हैं। रामकृष्ण मिशन ने बर्मा में बहुत काम किया है। उनका 122 पलंगों का अस्पताल, अच्छा पुस्तकालय और विशाल प्रवचन हॉल देखने ही योग्य है। श्रीलंका। श्रीलंका यूं एक प्रकार से भारत का ही अंग है। पाकिस्तान की तरह कुछ समय पूर्व ही वह अलग हुआ है। आज के दृष्टिकोण से यदि लंका मूल के और भारत मूल के निवासियों का वर्गीकरण किया जाए तो कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के निवासियों की वहां बहुत संख्या है। मदुरा, त्रिचनापल्ली, तेंजोर, सलेम, कोयम्बटूर, टीनावली, रामनाड आदि जिलों के निवासियों का लंका प्रवासियों में बाहुल्य है।
यह लोग छोटे बड़े व्यवसायी, शिक्षाजीवी, शिल्पी एवं श्रमिक स्तर के कार्यों में वहां संलग्न हैं। चाय बागान और नारियल उद्योग में भी उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। सन 30 तक लंकावासियों और भारतीयों में पूर्ण स्नेह सौजन्य था। इसके बाद पृथकता हो जाने पर देशी विदेशी का विश्व वृक्ष वहां भी पनपा। फलतः लंका में भी भारतीयों के प्रति विद्वेष विकसित होने लगा। बहुत से भारतीयों को वापस लौटना पड़ा। अब बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों को लंका सरकार ने वापस भेज दिया है। जिन्होंने उस देश की स्थायी नागरिकता स्वीकार कर ली है, वे ही वहां बचे हैं। अस्थायी निवास करने वालों की संख्या बहुत कम है। नेपाल में 87% हिंदू, 9% बौद्ध, 3% मुसलमान और 1% ईसाई धर्मावलंबी रहते हैं। नेपाल की जनता अधिकतर भारतीय मूल की है। मंगोलियन नस्ल के पुरखे भी वस्तुतः धर्म और रक्त की दृष्टि से भारतीय ही कहे जा सकते हैं। उस देश का 90% व्यापार भारत के ही साथ है। कुछ समय पूर्व तक भारत और नेपाल के मध्य उन्मुक्त व्यापार था। प्रांतों में जिस प्रकार चुंगी आदि के थोड़े प्रतिबंध हैं, वैसे ही भारत नेपाल के बीच भी थे। पर अब अलगाव की भावना ने क्रमशः प्रतिबंधों को कड़ा करना आरंभ कर दिया है और भारतीयों की गणना विदेशों में होने लगी है। विकास, व्यापार संबंधी हस्तांतरण आदि पर कितने ही प्रतिबंध लगाए गए हैं, फिर भी दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता में कोई अंतर नहीं आया है।